नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी सरकार के काम करने के तरीकों के साथ साथ जांच में जुटी जो एजेंसियां हैं उनके जांच करने के तरीकों को भी हम समझने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सरकार के समय जिन लोगों के ऊपर लगातार केस चलते रहे, वही अब केस से जमानत जो है मोदी सरकार आने के बाद मिलती हुई नजर आ रही है। इसी चीज को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जांच एजेंसियों पर अभी अवाम का पूरे तौर पर विश्वास है। क्या अब वो विश्वास डिगेगा? क्योंकि स्थितियां ये है, जैसे सरकार बदलती है, जांच एजेंसियों के काम करने का तरीका बदलता है, चीजें बदलती हैं, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन बड़ा मामला यही है कि क्या सरकार बदलने से काम करने के तरीका जो है वो जांच एजेंसियों का बदल जाता है? क्या उनके ऊपर सरकार का क्या बहुत बड़ा प्रभाव होता है? क्या उस प्रभाव के कारण चीजें सब जो है वो चेंज होती हैं? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हुई थी। इस केस में साध्वी प्रज्ञा के साथ कर्नल पुरोहित भी आरोपी है। साध्वी प्रज्ञा को पहले ही जमानत मिल गई है, लेकिन कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की अर्जी मंजूर की। कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि वे 9 सालों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। कर्नल पुरोहित को मिली बेल के पीछे 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि ट्रायल कोर्ट 8 साल बीत जाने के बावजूद चार्ज फ्रेम नहीं कर सका, और दूसरी 2 अलग अलग जांच एजेंसियों ने विरोधाभासी तथ्य रखे हैं। कर्नल पुरोहित को जमानत मिलने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कर्नल पुरोहित को जमानत मिलनी ही थी, क्योंकि बीजेपी सरकार आरएसएस के सभी आरोपी जो बम धमाकों में शामिल हैं उनको बचा रही है। वहीं लेफ्ट और अन्य विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के निशाने पर चल रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का गठन किया था। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार राजनीति के घेरे में लाने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी की, यह बहुत ही निंदनीय है। खैर, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन, जो कि विश्व का सबसे कुख्यात आतंकवादी था, उसको आदर पूर्वक ओसामा जी कह रहे थे और कह रहे थे अमेरिका ने ओसामा जी के साथ जो किया वो उचित नहीं किया। ये वही कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी हैं जिसके पार्टी में आदरणीय सोनिया गांधी जी 3 दिनों तक अश्रु बहाती हैं, रोती हैं जब बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे जाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी हैं जहां हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब करके पुकारा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जहां भी न्याय होता है और जहां सच्चाई की जीत होती नजर आती है, वहां दिग्विजय जी को कष्ट होता है। संबित पात्रा ने कहा है कि आज कांग्रेस की साजिश बेनकाब हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके की स्थितियां हैं और किस प्रकरण को लेकर किस तरीके की जांच है, और जांच को लेकर सरकारों के बदलने के कारण क्या कुछ स्थितियां बन पड़ती है। हमारे साथ हमारा पैनल जो है वो जुड़ रहा है। तारुफ करा देता हूं, बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब और रिटायर आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल यही है कि क्या सरकारें बदल जाती है तो जांच करने के तरीके बदल जाते हैं? जुडिशरी के जो काम है, क्या उनमें भी उसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है? सबसे पहले सैनी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा मसला है, एक तरफ जब यूपीए सरकार होती है तो इन लोगों के ऊपर केस चलते हैं और हालात ये होते हैं कि जमानत की स्थिति नजर नहीं आती, लेकिन सरकार बदलती है, मोदी सरकार आती है और उसके बाद एक के बाद एक, पहले साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिलती है और अब कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी जमानत दे दी जाती है। तो क्या माने सरकार बदलने की वजह से सरकार का जो प्रभाव है वो क्या जुडिशरी पर भी पड़ता है, जांच एजेंसियों पर भी पड़ता है?
देखिए, आदर्श स्थिति तो यह है कि सरकार किसी की भी हो, इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो अपने को रूल बुक के मुताबिक काम करने की आदत उनकी होनी चाहिए। लेकिन ये आदर्श स्थिति है, हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। हम देख ही रहे हैं कि चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, मैं पिछले 40-50 साल के अंदर जितना सिलसिला देखा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते रहे हैं। अभी जो वर्तमान मसला है, इस मसले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो संबित पात्रा बोल रहे थे, वो तो बड़ा हास्यास्पद यूं लग रहा है कि वो तमीज से बोलने की भाषा के अंदर भी, यानी कि अगर हम ओसामा बिन लादेन हमारे लिए आतंकवादी है तो दूसरों के लिए पता नहीं क्या था, तो ऐसी बात कही जा सकती है। लेकिन बोलने पर इस तरह की बात कहने का कोई अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को 8-8, 9-9 साल से जेल के अंदर बंद कर रखा है, जो जिनको लिए एजेंसी चार्ज फ्रेम नहीं कर सकी, पहले तो सबसे पहले वो रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो तर्क था वो ये है कि जो कर्नल बंद हैं और कर्नल का कहना यह कि अगर उनको जो उनसे जो जुर्म था उसमें से जो धारा हटा दी है, उसके बाद में उनको 8 साल की सजा होती है, अगर होती भी है तो ऐसी स्थिति में उनको जमानत न देना उनके साथ में अन्याय है। और वास्तव में जो घटना घटी थी और जिसमें जिस तरीके से आरोपी बनाए गए थे, प्रज्ञा सन्यासिनी प्रज्ञा और साथ साथ में कर्नल, अगर जांच एजेंसीज की वो बात सही थी तो उनको चार्ज फ्रेम करके दंडित करने का रास्ता अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकारें बदलने के साथ साथ में चीजों की शक्ल भी बदल जाती है, और जो कल तक आतंकवादी कहलाते थे, हिंदू आतंकवादी या इस्लाम या मुस्लिम आतंकवादी, वो अब वो दूसरी तरह भाषा में पुकारे जाते हैं। तो ये होता तो है, इसमें कोई शक नहीं। और ये क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह है कि जो कुछ कानून करता है, जो कुछ हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके से एजेंसीज के लिए जो जिम्मेवारियां तय की हुई है, अगर वो करें तो उसके बाद में ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो क्योंकि जांच एजेंसियों के ऊपर, हमारी जुडिशरी के ऊपर एक सवालिया निशान इन सारी चीजों से खड़ा होता हुआ नजर आता है। मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से, एक बार उनसे जरा प्रतिक्रिया ले लें। पारिक साहब, क्या लगता है जिस तरीके की स्थितियां बन पड़ी है, अब जनता भी ये समझने लगी कि जब जब सरकारें बदलती है उनके जो आइडियोलॉजी है उसका जो इम्पैक्ट है वो सभी और देखने को मिलता है। जो जांचें चल रही है, जो प्रकरण लंबित हैं, जो कोर्ट में चल रहे हैं, उनके ऊपर भी उनका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो कहीं न कहीं इस चीज को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि क्या जो फैसला किए जा रहे हैं या जिस तरीके की स्थितियां आ रही है वो कहीं न कहीं जांच को प्रभावित जरूर कर रही है। नहीं दुर्गेश, मैं तो जो कानून का विद्यार्थी होने के नाते, एक धारा 468 होती है डिले कंडोन की, और वो सीआरपीसी में होती है। उसमें ये होता है कि 1 बरस की सजा जिसमें है, उसमें अगर 1 साल तक चालान पेश नहीं होता है तो उसमें वो बरी हो जाता है, मतलब जमानत दे दी जाती है। 2 साल तक, ऐसे 90 दिन का है। अगर कोई व्यक्ति अक्यूज जेल में है और 90 दिन तक चालान पेश नहीं होता है 3 महीने में, तो उनको जमानत दे दी जाती है इस बिना पे। ये तो लिखा हुआ ही है। तो अब जो मान लो 9 साल से है और उसका चालान पेश नहीं हुआ है, तो एक ये सीरियस डिफॉर्मिटी है और इसके कारण से जमानत बनती ही है। हाई कोर्ट ने ही ले लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने लेनी ही थी, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। दूसरी बात, जो भी रीजनिंग साध्वी प्रज्ञा के बारे में थे, वही रीजनिंग इसके बारे में है। जो भी अंधेरा कुहासा है, धुंध है, वो इसमें भी है। तो जमानत उनकी पहले ही हो जानी चाहिए थी। एज एन लॉयर मैं आपको बताऊं, 468 का सेक्शन ही इसलिए है कि किसी आदमी को, बिल्कुल ठीक है मनीष जी, लेकिन समय जो ना टाइमिंग जिस तरीके से नजर आ रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और आम आदमी जो है वो इन सब चीजों को देख रहा है, तो उसके मन में यही विचार आ रहे हैं। 9 साल में और 6 साल में क्या फर्क होता है? जी मैं कह रहा हूं 9 साल और 6 साल में तो फर्क होता ही नहीं है। 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर वो 6 साल में भी यही कंसिडरेशन कर लिया जाता तो उस दिन जमानत हो जाती। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हमारे इतने पवित्र संगठन है, वो कोई इसका विचार करते होंगे कि पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इसलिए उनकी जमानत नहीं हुई। क्योंकि डिले कंडोन वाला विषय तो उसमें भी है। उसमें एक जरूर है कि जो भी कोई 7 वर्ष से ज्यादा की सजा के अपराध हैं उनमें डिले कंडोन लागू नहीं होता है, 468 लागू नहीं होता है। लेकिन आप देश की भावना तो समझेंगे, कानून की भावना तो समझेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस तथ्य ही नहीं है
उसको अंदर बंद रख लो आप, खाली ये कह के कि हमारे पास तो चालान पेश नहीं करेंगे, तो ये तो न्यायालय को देखना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सीरियस जेन्युइन केस है, ये जमानत 3-4 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई, और वो अगर वो कारण है तो वो बहुत गंभीर बात है। हाँ, वो वही चीज है कि अगर आपको लगता है कि 3-4 साल पहले अगर जमानत हो जानी चाहिए थी तो आखिर वो क्यों नहीं हुई? मोदी सरकार आने का इंतजार किया जा रहा था या और कोई इसके पीछे के कारण क्यों नहीं हो? जब आज उन्हीं चीजों को लेकर आज जमानत हो सकती है तो 4 साल पहले क्यों नहीं हुई? हमारे जो सेशन कोर्ट्स के मैटर हैं जी, मैं ये कहना चाहता हूं दुर्गेश जी कि सेशन कोर्ट के मैटर में होता है, पीपी से पूछते हैं जज साहब कि ये चालान पेश नहीं किया आपने, 3 साल हो गए, बोलो जमानत दे दूं, तो वो मना ही नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली एक तरह का मोरल उनके ऊपर बर्डन होता है कि अगर आप कोई फाइंडिंग किसी के लिए नहीं ला पा रहे हो तो आपके लिए एंजॉय के लिए, एंटरटेन के लिए कोई आदमी जेल में थोड़ी रहेगा। ये प्रोसिक्यूशन का ब्लंडर होता है। और ये मैं जो कहना चाहता हूं कि तथ्य है ही नहीं, आपने किसी दबाव में पकड़ लिया लोगों को कि कुछ हरे पकड़े हैं तो केसरिया भी पकड़ लो, ये भी हो सकता है, वो गंभीर बात है। और यही कारण है देश में ये सब चल रहा था। मैं अब नहीं कहूंगा इसके कारण कोई जमानत हुई है, लेकिन अब इनके पास तथ्य नहीं है बताने को, और किसी आदमी को 9 साल अंदर रख रहे हैं और जमानत हो रही, तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए जमानत हो रही है। कमाल है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। सालवे साहब जैसा वकील, अगर सालवे का कमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 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 ओम सेन साहब। दुर्गेश, वहां हरीश सालवे का कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस धारा के तहत इनको अंदर रखा हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल को जो भी हैं, और जिन पे जो आरोप लगे हुए हैं, उनमें अगर वो सजा भी होती है तो 8 साल से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बाकी धाराएं उनकी रद्द हो गई हैं। ऐसी स्थिति में उनका 1-1 लाख रुपए जिस तरीके से बड़ी सख्ती के साथ में दिया है, जमानत ऐसी नहीं देती कि साहब आप तो बिल्कुल फ्री हैं, आप स्वतंत्र, आप जाकर के लंदन में बैठ जाइए या न्यूयॉर्क में जा सकते हैं, आप सारी बंदिशें लगी हुई है। बड़ा लंबा आपका 1 लाख के मुचड़के और 1 लाख का वो जो कुछ होता है वो सब भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इतना सहज तो नहीं है, लेकिन ये इसी से लगता है कि जो जांच एजेंसी है उसमें जो लापरवाही बरती है, और या इसने ऐतराज भी किया तो किस तरीके से किया है, ये जांचने का विषय है। और इसीलिए ये आरोप लगता है कि जो सरकार आई है वो इनको प्रोटेक्ट कर रही है। ये करते रहेंगे, आज ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है, ये आरोप नहीं मैं मानने वाला। मैं कहने वाला हूं कि सरकारें ऐसा करती रही हैं, अपने अपने चहेते लोगों को इस तरीके की राहत देती रही हैं। अब ये अलग बात है कि ये अभी जो कुछ हो रहा है ये तो निश्चित रूप से बड़ा भारी एक इल्जाम था, और उस इल्जाम के लिए अगर तथ्य आप नहीं जुटा पाए हैं या तथ्य आप अलग तरीके से कर रहे हैं तो वो बात हुई है। ये विचार का विषय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एजेंसीज हैं वो रूल बुक के मुताबिक काम करें, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील शर्मा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। लंबा चौड़ा अगर किसी ने राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है और काफी समय तक राज किया है, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, आपकी पार्टी की भी उतनी जिम्मेदारी है। जिस तरीके के आरोप लगे हैं, क्योंकि सरकारें अपने हिसाब से जो है उनका इम्पैक्ट जो है वो जुडिशरी पर भी पड़ता है, जांच एजेंसियों पर भी पड़ता है, और यही मामले होते हैं कि इस तरीके की स्थितियां खड़ी होती है। आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है जी, ये कोई ज्यादा विवाद का विषय नहीं है। कोई भी मुलजिम है, जेल में है और चार्ज आप 7 साल तक नहीं लगा है, और जो माननीय सैनी साहब ने बताया कि 8 साल की सजा तक का उनका सालवे साहब का कमेंट, जो वकील का कमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे जमानत ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सारे अधिकार हैं, और पीड़ित को ये है कि जब तक उसको आप ये तय नहीं कर दें कि मुलजिम है, जब तक आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। और जहां तक हाईकोर्ट का जमानत नहीं लेने का और सुप्रीम कोर्ट में एनआईए के विरोध करने का मामला है, ये कानूनी प्रक्रिया के पार्ट हैं, और इसमें सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, और सरकार को ये लगता है कि भाई इनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे हैं तो सरकार को केस विड्रॉ कर लेने चाहिए। इसमें क्यों खामखा इनको जो है, केंद्र में सरकार जो है 3 साल से बनी हुई है और वहां भी इनकी सरकार बनी हुई है, तो इसमें कहां दिक्कत है। लेकिन स्थिति यह है कि एनआईए ने तो वहां भी जोरदार पैरवी की, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि ये जमानत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है जुडिशियल सिस्टम का जो कानूनी प्रक्रिया का जो एक पार्ट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात अगर फैसला लिया, अभी डिटेल में फैसला नहीं आया है, अभी जब तक उसकी प्रति ऑर्डर की कंप्लीट मिल जाए और उसमें क्या क्या फैक्ट फाइंडिंग की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना है क्या नहीं माना है, वो चीजें डिटेल में आने की बात है। और जहां तक आप देखिए कि अजमेर का जो कांड है उसके अंदर भी सजा हुई है,
और आरएसएस के लोगों को हुई है, जो इनके पदाधिकारी रहे हुई है। और मालेगांव में जो घटना घटी है और जो बम मालेगांव में बने, वही यहाँ अजमेर वाले जो कांड पकड़े गए, सेम मटेरियल, सेम लोग, सारे कभी मिला जुला सा सारा कार्यक्रम इनका रहा है। और जयपुर में तो खुद इनके सरकार के वकील जो है आने के बाद में जो लगे, उन्होंने सजा करवाई है। और अभी भी वहां अजमेर में का कांड का जो मामला है, दरगाह का मामला, वो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो रास्ता जयपुर के अंदर चल रहा है। तो कानूनी प्रक्रिया का अपना एक सिस्टम है और मैं ये मानता हूं कि जमानत लेना नहीं लेना और ये कोर्ट का काम है। इसमें ज्यादा पॉलिटिकलाइजेशन करने से कोई फायदा किसी को होने वाला नहीं है। ये एक तरीके से इसको लोग राजनीतिक रूप से केस करना और जो धार्मिक आधार पे इस तरह की बातें करते हैं वो गलत है। जो घटना घटी है, लोग मरे हैं, लोगों को, मुलजिमों को पकड़ा गया है और पकड़ के जेल में है। अब कोर्ट में चार्ज 7 साल से नहीं लगा, 10 साल से नहीं लगा। और ऐसे जो केसेज हैं, जो ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए बड़े मामले हैं, उनकी स्थिति सभी का आकलन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सभी में करीब करीब ये स्थिति है। बिना चार्ज लगे लोग 10-10 साल, 15-15 साल निकाल रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इसके अंदर सरकार को खुद को ये देखना चाहिए कि ऐसी कैटेगरी के जो मामले हैं, अगर मामलों में कोई है ही नहीं दम, तो क्यों केस चला रहे हैं। तो ये स्थिति ये है कि कुछ न कुछ तो होगा कि एनआईए ने, जो सरकार की बड़ी सबसे विश्वसनीय एजेंसी है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि साहब वो कश्मीर में जो काम कर रही है वो तो अच्छा कर रही है और बाकी जगह जो काम किया वो गलत कर रही है। एजेंसी वही है, अधिकारी वही है, काम वही कर रहे हैं। तो ये देश के सामने एक बड़ी बात है। और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया का जो पार्ट है, हम वकील हैं और हम ये देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, वो उनकी नजर में कोई बात ऐसी होगी जिससे उन्होंने जमानत ली है। और ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। ट्रायल को फेस करना है, ट्रायल में जो कुछ होगा ट्रायल के अंदर होगा। और वो फैसला जब तथ्य संपुष्ट होंगे, तथ्य साबित होंगे, फैक्ट्स की जांच होगी, गवाहों के एविडेंसेस वगैरह सब होंगी, उसके बाद की स्थितियां बनती है, कोर्ट क्या फैसला करता है। तो कुल मिला के जो चीज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का आप जमानत को लेकर बात कही है, तो कुल मिला के माना जाए कि ये सब कुछ ठीक है। ये सुशील जी देखिए, जमानत का लेना नहीं लेना ये कोर्ट का अपना अधिकार है। उसमें कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये वकीलों का बहस का मामला, वकीलों ने अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट उसमें कन्विंस हुआ है। तो उसमें कोई पार्टी क्या कर सकती है। ये जुडिशियल मैटर है। जुडिशियल मैटर में लेकिन आपकी पार्टी का कहना है कि आरोपियों को संरक्षण दे रही है बीजेपी। देखिए, पार्टी का जो हमारी जो दिल्ली की जो लाइन है, वो दिल्ली के नेता ही इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। बाकी ये है कि जिस तरह से लोग जमानत पे छूट रहे हैं, जिस तरह से बरी हो रहे हैं, जिस तरह से मुकदमा निपट रहे हैं, जिस तरह तेजी से सारा चेंज हो रहा है, वो जरूर एक लोगों के सामने शंका व्यक्त करता है। मैं दिल्ली वाले मामले में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। वो दिल्ली से ही सारा जो होगा वो सामने आपके सामने आएगा और दिल्ली इस पे पूरा फैसला आ जाए और जब कॉपी मिलेगी उसमें कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो जुडिशरी ही देश में एक सबसे आज के दिन विश्वसनीय संस्था है, हम उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और माननीय कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट का किया है जो भी और बहस सुन के तथ्यों को देखकर ही कहा होगा। लेकिन जहां तक बात जांच एजेंसियों की जो एक बात बड़ी स्पष्ट इम्पैक्ट है, हम लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे नहीं कर रहा है। बिल्कुल टिप्पणी कर रहे हैं उन एजेंसी पे जो जांच कर रही है, जांच कर रही है। बिल्कुल, हमारा मुद्दा यही है। हमारा टिप्पणियां सर कि देखिए, जो अभी इस केस में एनआईए ने पूरा जबरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा है, जो आप लोग बता रहे हैं। और जो जानकारी आई है कि एनआईए ने पूरे तरीके से उनके वकीलों ने पैरवी करी है। और लेकिन उनकी चलिए क्या किस तरीके से जांच एजेंसियां काम करती हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रहे योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं, जरा उनका भी प्रतिक्रिया ले लें। जोशी साहब, क्या लगता है, सरकारें बदलती है, सरकारों के अपने कुछ एजेंडेज होते हैं, घोषणा पत्र के द्वारा सरकारें चलती है, जैसा कि कहा जाता है, सरकार आती है उनकी कुछ आइडियोलॉजी भी होती है। क्या लगता है, जांच पर क्या कोई इम्पैक्ट सरकार के बदलने से, सरकार के आने जाने से कुछ फर्क पड़ता है केसेस के ऊपर? क्योंकि ऑन द होल जो भी आरोप पत्र हैं या और कुछ चीजें हैं, एविडेंस हैं, वो सब जांच एजेंसियों को ही कोर्ट को मुहैया कराने पड़ते हैं और कोर्ट उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपना फैसला देती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि
उसमें मिलाफाई इंटेंशन भी हो सकता है सरकारों का कि भाई ये तथ्य ना दिए जाएं, जिससे कोर्ट के पास वो तथ्य ना जाएं और जो रुख है वो फैसले का कुछ और हो जाए। तो इस तरीके के भी कुछ दबाव सरकार के बदलने के बाद जांच एजेंसियों पे होते हैं। तो बिल्कुल आपने सारी बात तो आपने स्वयं ने कह दी, अब मेरे कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कानून अपना काम करेगा, ये जुमला जब तक इस देश से नहीं निकलेगा, जब तक ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगी। ये जो जुमलेबाजी चलती है, मैं रोज टीवी में देखता हूं कि कानून अपना काम करेगा, न तो कानून के हाथ पैर होते हैं, न उसकी आंखें होती है, न कान होते हैं। कानून लागू करने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करता है कि वो कानून को कैसे लागू करता है। अब रही बात सरकारों की, तो आप खुद समझ रहे हैं कि चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे प्रजातंत्र हो, इनमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। फर्क इतना सा ही नजर आता है कि एक तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वो पार्टी से संबंध होते हैं। जब पार्टी से संबंध होते हैं तो उनके निर्णय अपने होते हैं। जब डिक्टेटर होता है तो वो एक व्यक्ति होता है। बात यह है कि जब जब भी ऐसी स्थिति सामने आई है तो सरकार के पास ही ये दूसरी संस्थाएं हैं, एनआईए है या जो भी है, प्रोसिक्यूशन हमेशा सरकार का पार्ट होता है। अगर प्रोसिक्यूशन सरकार के पार्ट में सरकार की इच्छा के अनुरूप सब चीजें पेश करता है, बिल्कुल। अब इस मसले में ये देखने वाली बात है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अभियोजन के अंदर बैठे रहते हैं, उन लोगों ने क्या क्या चीजें पेश की है, उन्होंने क्या कानून के अनुसार पेश की है, उन्होंने कोई चीज छुपा तो नहीं ली है, उन्होंने कोई चीज दबा तो नहीं ली है, या उन्होंने कोई चीज ज्यादा तो पेश नहीं कर दी ताकि न्यायालय ने ये समझा हो भाई ये तो अति हो गई, इस व्यक्ति का ऐसा अपराध ही नहीं है। मैं समझता हूं, जो मेरी सर्विस रही है, मैंने और इस जनता की इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये पाया है कि जब सरकारें बदलेंगी तो प्रशासनिक ओहदों पे लगे हुए लोग बदलेंगे। प्रोसिक्यूशन में भी आप देखते हैं कि जब जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो प्रोसिक्यूशन के जो अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक सब अपना अपना इस्तीफा देके चले जाते हैं, बीजेपी वाले आ जाते हैं। इसी तरह से बीजेपी की जाएगी तो फिर कांग्रेस के आ जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन में भी जब इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के क्या व्यवस्था रहती होगी। क्या ये चीज लोग न्यायपूर्ण तरीके से पेश करते होंगे, इसकी मुझे संभावना कम नजर आती है। जो मैंने ये बातें कही हैं, अगर ये बातें आपको अच्छी लगती है, आपके जो मेरे से प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर में मैंने सारी बातें की हैं, और हम न्यायपालिका को इसलिए इस कटघरे में नहीं डाल सकते क्योंकि उनके समक्ष तो जो पेश किया जाता है उसका वो एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई चीजें निकाल दी बाहर या कमजोर पेश कर दी है तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी संबंधित सरकार की होती है। अगर वो इस तरह से करना चाहते हैं या करते हैं या पहले करते आए हैं तो ये अपने अपने पार्टियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो कहीं कहीं सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम उसी पर प्रश्न कर रहे हैं और जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर सरकार है तो सरकार अपने हिसाब से जो है वो तथ्य पेश करती है कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन का जो सारा सिस्टम जो बनाया हुआ है, क्योंकि सरकार चेंज होती है सब कुछ चेंज हो जाता है, जैसा कि जोशी साहब कह रहे हैं। यही एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे मनीष जी? आपका कहना था कि ये सारी चीजें जो हैं वो पहले हो जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं हो पाई? 3 साल मोदी सरकार के चले जाते हैं, उससे पहले 9 साल करीब इस केस को चलते हुए हो गए, और उसके बाद जाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है तब वहां से जमानत मिलती है। ये जमानत पहले क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि जैसा कि आपने हर चीज की जमानत के लिए भी नियत टाइम और सब कुछ है, डेज फिक्स हैं, उसके बावजूद जब चालान पेश नहीं हुआ या और कोई चीजें जब नहीं पेश की गई तो उन्हें जमानत पहले हो जानी चाहिए थी। आखिर क्यों? ये टाइमिंग का जो है ना सिस्टम, वो थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगा रहा है। और जिस तरीके की स्थितियां हैं, जैसा कि जोशी साहब ने अभी कहा है, तो ये भी एक सवाल है, निशान तो खड़ा कर ही रहा है। नहीं, बात तो ये है दुर्गेश जी, वो जो जमानत करके चीज होती है वो तो डिस्क्रिशन पावर होती है, और डिस्क्रिशन में
कोर्ट के विवेक अधिकार पर निर्भर है कि उनको लगता है कि इस व्यक्ति को बाहर छोड़ दिया जाना चाहिए और किनको लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक मानसिकता होती है जजेस की, तो इसके बारे में तो टिप्पणी करना एक इमेच्योरिटी होती है। दूसरी बात जो अभी जोशी साहब ने कहा कि कानून के आंखें नहीं होती है, ऐसा भी नहीं, कान होते हैं, वो भी बात सही है। लेकिन इन्होंने कहा कि होते ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। पट्टी इसलिए बांध के रखी जाती है कि निष्पक्षता रखी जाए, वो देखे नहीं कि सामने कौन बोल रहा है, लेकिन वो सुनता तो है, गवाह बोलते हैं, उसको कानून सुनता है। जोशी साहब का कहने का मतलब ये था कि कानून जो है वो केवल तथ्यों पे बात करता है, डॉक्यूमेंट्स क्या है उसके ऊपर बात करता है। जोशी साहब ने जो प्रोसिक्यूशन के वकीलों को इतनी महत्वता दे दी है वो ठीक नहीं है। जो भी फैक्ट एंड फाइंड्स हैं वो उनको देनी ही पड़ती है। जो प्रोसिक्यूशन के अभियोजक जो वकील होते हैं उनको तो जो चालान आता है वो 133 में वहां पे देना ही पड़ता है। तितंबा चालान आएगा तो वो भी देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं देने को, क्योंकि पुलिस जो एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। वो किन्हीं तथ्यों को ना ले वो हो सकता है, लेकिन जो भी तथ्य उसने पत्रावली में शामिल कर लिए हैं उसको अभियोजन पक्ष ना ले, ये नहीं हो सकता, वो तो लेना ही पड़ेगा। एक तो कुल मिला के आप ये मानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है? सुशील जी भी सही कह रहे थे, सरकारों के बदलने से जो सिस्टम है, प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है, डिस्क्रिशन पावर जमानत की बात है, बरी करने के बारे में भी आपको रीजन, देयर शुड बी अ रीजनेबल रीजन टू बिलीव। ऐसा है, इतना आसान नहीं है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने इस लेवल पे होते हैं। नहीं, हाईकोर्ट के जजेस, कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रहे हैं हम, जांच एजेंसियों द्वारा जो कोर्ट को जो तथ्य पहुंचाए जाने चाहिए हम उनकी बात कर रहे हैं। उनमें भी डिले किया जा सकता है, वहां पर भी मेलाफाइड इंटेंशन सरकारों की वजह से हो सकता है। ज्यादातर दो बातें हैं, जेल नहीं बट नो जेल बट बेल, ये पहला कानून है ये। यानी किसी भी आदमी को अगर आप सुन रहे हो तो उसको बेल देना, ये रास्ता ढूंढो आप। ये अगर नहीं ढूंढ रहे हैं तो वो इसकी गलत बात है। दूसरी बात, जो भी कोई व्यक्ति वहां पर है वो कोई उसको प्रभावित कर देगा जांच को और बाहर भाग जाएगा, हमारे पास दोबारा पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए जेल में रखा जाता है, बड़ी बात। पर यह बात इससे जोड़ ली जाती है कि जो संगीन अपराधी है, जिसकी सजा ज्यादा है, या जिसने कोई ब्रुचुअल काम किया है, उसको तो जेल में ही रहना चाहिए, नहीं तो वो और गड़बड़ कर सकता है। ये एक आदमी विचार कर सकता है, व्यवस्था नहीं कर सकती। इसलिए जजेस को डिस्क्रिशन पावर दिया बेल में। ये कोई ऐसे वैसे बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। जो कानून के ज्ञाता लोग हैं वो जानते हैं कि विवेक अधिकार ऐसा अधिकार है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन किसी गलत आदमी के खिलाफ, तो उसने कहा 100 लोगों को छोड़ दीजिए दोषियों को, और एक निर्दोष को नहीं पकड़िए, ये भी कानून कहता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो इतने लिबरल दिखाई देते हैं वो फैसलों के टाइम पे ये आते हैं कि इन्होंने बम विस्फोट किया है, ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये वो है, सब होता है। और उसका विचारण उस जजेस के डिस्क्रिशन पावर पर होता है जमानत के नाम पे। जमानत में उनको रीजनेबल रीजन टू बिलीव होना चाहिए। वो बिलीव करने वाला कौन है? वो जज है जो फैसला देगा, जो नीचे साइन करेगा जे के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं। इसलिए बड़ी बात यह है कि बेल जो है वो छोटी, इतना बड़ा विषय नहीं होता, लेकिन जो तथ्यों का विषय है वो इंपॉर्टेंट है। देखो दुर्गेश, इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हरीश साल्वे साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर चर्चा करने की बड़ी जरूरत है। जी हरीश साल्वे ने जिस तरीके से सारे केस को रखा, उस केस के अंदर एक बात जोड़ी है उन्होंने, एक खास बात जो उन्होंने कहा कि जिसको ड्रॉप किया गया इन कर्नल साहब के मामले में, वो ड्रॉप करने के बाद में जो सजा उनकी बाकी बचती है दूसरे जुर्म में, जिसको जिस तरीके से शायद डिटेल्ड, चूंकि कल आएगा इसलिए, लेकिन मैंने जो बयान सुना है वो बता दूं आपको। उसमें कहा गया कि साहब इसलिए इनको वो जमानत दी जा सकती है कि उसमें 8 साल से ज्यादा सजा नहीं होती है। बिल्कुल, और 8 साल हो चुके हैं, उनको बड़ा भारी जो सजा होनी थी। हाँ, तो 8 साल हो चुके हैं, इसलिए फिर भी क्योंकि और चीजें होंगी और इन्वेस्टिगेट होगा, जांच एजेंसी जो कह रही है, आरोप लगा रही है, अगर उसको जांचा जाएगा तो उसके बाद में वो चले नहीं जाए, उनका फैसला जब होगा उसको रोकने के लिए उन्हें विदेश जाने पे पाबंदी है, उनके 1 लाख रुपए का मुचड़का है, ऐसा सब कुछ बोला है। इसका मतलब ये कि इतना सहज से जमानत नहीं मिली है। बिल्कुल सहज जमानत नहीं होती है, और जुडिशरी में आज भी लोगों का विश्वास है, और उसके पीछे जुडिशरी ने जिस तरीके से फैसले दिए वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम चर्चा जो है वो ये कर रहे हैं कि क्या जो जुडिशरी के सामने तथ्य पेश किए जा रहे हैं, क्या उसमें मेलाफाइड इंटेंशन सरकार की वजह से होता है? क्या तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर कोर्ट के सामने रखा जाता है, या सरकारों के इंपैक्ट में जो जांच एजेंसियां वो उस तरीके से काम करती है जैसा कि सरकार चाहती है?
इसको हम समझने की कोशिश करें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे मालेगांव का मामला या और कोई मामला हो, लेकिन जिस तरीके से सरकार बदलने के कारण जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके में बदलाव देखा जाता है, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं और आम आवाम भी इस चीज को जानना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस चलते हैं 8-8, 9-9 साल तक केस चल रहे हैं, लेकिन जमानत उस टाइम नहीं हो पाती, लेकिन सरकार बदलती है और उसके बाद जमानत होने लगती है, तो कहीं न कहीं शक शुबा जो है जांच एजेंसियों के ऊपर आता है, प्रोसिक्यूशन में काम करने वाले लोगों के ऊपर आता है। और क्या सरकार के इंपैक्ट को देखते हुए क्या प्रोसिक्यूशन भी उसी तरीके से तथ्य पहुंचाता है, उसी तरीके से कार्रवाई करता है, उसी तरीके से सुनवाई में भाग लेता है? क्या इसी वजह से जो माननीय न्यायालय है वो जिस तरीके के फैसले देते हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं एक संशय की स्थिति जो है वो नजर आने लगती है? एक बड़ा सवाल जो है उसको हम समझने की आज कोशिश करें। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, एक बार फिर तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से मनीष पारिक साहब है हमारे साथ, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं और रिटायर आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब भी हमारे साथ है। ब्रेक पर जाने से पहले मनीष जी से बात हो रही थी और मनीष जी का कहना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है और जो तथ्य है उनके तरीके से ही काम होता है और जो प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक दबाव होता है और उसी दबाव में वो काम करता है और इसलिए कोई तथ्य वो छुपा नहीं सकता और जो चीजें देनी होती है किसी केस के सिलसिले में वो सब कुछ उसे देनी पड़ती है। वो जानबूझकर कोई चीजें रोक नहीं सकता, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई चीजों को इधर उधर नहीं कर सकता, ऐसा उनका मामला है। सुशील जी, क्या आप भी मानते हैं क्या जो जांच एजेंसियां हैं जो उस केस को देख रही है, कोर्ट को जो तथ्य पहुंचाए जाने चाहिए, देने चाहिए, क्या उसके अंदर इस तरीके की स्थिति नहीं होती? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मनीष जी की बात से? देखिए, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या केस है, कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी एजेंसी काम कर रही है और कौन सी सतह काम कर रही है। अब मैं उदाहरण देता हूं अजमेर का ये मुलजिम अजमेर वाले से भी मिले जुले है मालेगांव और ये दोनों के मुलजिम है। उसमें गवाह देने कोई नहीं आया कोर्ट के अंदर। गवाहों को इतना मतलब दबा दिया गया कि गवाह कोई कोर्ट में आए नहीं रहा है, हॉस्टाइल होके चले गए। सरकारी अधिकारी तक हॉस्टाइल होके चले गए और उसके बावजूद भी मैं न्यायपालिका का धन्यवाद दूंगा कि फिर भी 2 लोगों को सजा की और भारत सरकार के दबाव में एजेंसी ने कुछ लोगों के ऊपर आगे कार्रवाई करने से ही मना कर दिया कि चालानी पेश नहीं किया, जिसमें इनके सर संचालक इंद्रेश जी शामिल है, जिनका उनका मुलजिमों में नाम है, बयानों में नाम है और जो मुलजिम पकड़े गए उन्होंने जो सारे उनकी शामिलता बताई गई है। और ये जिस तरह से ट्रायल चली है, जिस तरह से लोगों को निकाला गया है, ये देखने लायक है। ये स्थिति वहां है, ये जहां देश में सरकार इनकी बनी, उसके बाद जिस तरह गवाहों को आपने धमकाया, डराया धमकाया, गवाह देने ही नहीं आ रहे, अधिकारी तक हॉस्टाइल हो रहे हैं, तो ये कोर्ट तो क्या करेगी? जज के सामने तो कोई चीज आएगी तभी तो उसके ऊपर वो बिल्कुल करेगा। उन्हीं तथ्यों के ऊपर फैसला दिया जाता है, वही बात हम कर रहे हैं। और लेकिन मनीष जी तो कह रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई डराया धमकाया नहीं जाता और जो जांच एजेंसियां हैं वो उनको देना ही पड़ता है, जो कुछ भी उनके पास तथ्य हैं वो कोर्ट को देने ही पड़ते हैं, माननीय न्यायालय को सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे रूल रेगुलेशन, कानून, कायदे बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कोई गवाह देने ही नहीं आ रहा है, गवाह कोई देने ही नहीं आ रहा तो वकील क्या करेगा? खुद मैं सरकारी वकील रहा हूं, मैंने खुद हमारी सरकार के टाइम में ऐसे मैंने ईमानदारी से पैरवी करी कि हमारी सरकार के खिलाफ फैसले हुए, लेकिन हर कोई ये चीज नहीं कर सकता। अभी एनआईए जयपुर के अंदर जो केस चल रहा है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, बीजेपी का ही लगाया हुआ है, लेकिन उस आदमी की तारीफ करनी पड़ेगी वकील की कि उन्होंने 2 लोगों को सजा करवाई और उन्होंने ईमानदारी से पैरवी करी, जो उनके पास रिकॉर्ड था, फैक्ट्स था, फाइंडिंग थी। अब वो कोई गवाह बदल जाए तो वकील क्या करेगा? गवाह जो कोर्ट में आके गवाह जो देरी है उसको वो नहीं दे करके हॉस्टाइल होकर चला जा रहा है, तो कोर्ट का वकील और जज क्या करेगा? उसमें तो तथ्य प्रमाणित होंगे, गवाहों को साबित करना होगा, तो ये स्थितियां बड़ी विकट हैं। देखिए, कुल मिलाकर के जिन गवाहों के लिए कहते हैं गवाह आए नहीं, गवाह हॉस्टाइल हो गए, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है,
उन गवाहों के प्रति जो सरकार का रवैया है, जो शासन का रवैया है, वो कैसा है। तो चाहे वकील ईमानदार हो, वकील का कमिटमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो चीजें तो हासिल हो रही है। तो आरोप यही है कि वो जो प्रक्रिया सहज रूप से चलनी चाहिए वो नहीं चलती, जिसका शासन होता है उन सब चीजों को तोड़ मरोड़ के रख देता है, जैसे वो चाहता है उस तरीके का फैसला हो जाता है। अब इसमें आरोप हम वकीलों पे नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जो सारी चीज को जांच करके रखती है, वो ऐसे गवाह क्यों तैयार करती है जो गवाह पेश नहीं हो पाते हैं, या फिर पेश नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये बात में स्थापित होनी चाहिए। ये बात स्थापित करने के लिए प्रतिपक्ष है या मीडिया है या दूसरे लोग हैं जो उसमें निगाहें रख रहे हैं, अन्यथा तो सारी बातें दबी। लेकिन मनीष जी को ऐसा नहीं लगता है, उनको लगता है कि सब कुछ प्रक्रियाएं जो हैं बिल्कुल ठीक चलती है और कोई ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता। जोशी जी, एक बार वापस आपकी तरफ आना चाहूंगा। मनीष जी ने रिप्रेजेंटेटिव उनका जो रवैया, पार्टी का रवैया, नहीं, मैंने कानून की जब में बात करी है दुर्गेश जी, आप देखेंगे ये बात भी सही है कि जो गवाह है वो हॉस्टाइल हो गए, लेकिन जो भी कोई तथ्य फाइल पर थे उसके बिना पर इतने मजबूत थे वो कि 2 लोगों को सजा हो गई अजमेर केस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आके हॉस्टाइल भी होता है और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग इतने मजबूत होते हैं तो उसके गवाह को कहने की जरूरत भी नहीं है, तो भी कोर्ट सजा दे देता है। ये कह रहा हूं। जिस सरकार के दौरान ये केस हुए हैं, अगर केस को ही बड़ा कमजोर तरीके से अगर प्रदर्शित किया जाएगा, बड़े कमजोर तरीके से अगर उसको फाइल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट तो बाद में नजर आएंगे ना। आप ये सुनिए, नहीं उसका तो देखिए ना, 6 बरस तक आप किसी आदमी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार नहीं थी ना 6 साल, तो 6 बरस में जो कांग्रेस के ये सारे सरकारी लोग हैं जो सुबह से शाम यही काम करते हैं, वो सारे मिलके भी तथ्य नहीं ला सके कि चालान पेश कर दे एक केस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 3 बरस के पीछे पड़े हो, नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि जांच एजेंसी ने गड़बड़ कर दिया, तो जांच एजेंसियां गड़बड़ पहले ही कर चुकी है। ये कोर्ट का अंदर का मामला है कि वहाँ भी इसी तरह का कोई दबाव होगा कि अब दबाव होगा, जो है 6 बरस का दबाव था, मैनेजमेंट जो है 3 साल से है, ये जो लगा हुआ है, झूठ कर रहे हो, इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। गलत बात है। नहीं दुर्गेश, एक बात और है बहुत जो महत्वपूर्ण है, जो शायद कल हमें अखबारों में लोगों को, क्या हरीश साल्वे ने कहा कि जो आरोप इन पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी जमानत नहीं हो सकती थी, उसको ड्रॉप किया है। किसने ड्रॉप किया है ये जानने की जरूरत है, और कैसे ड्रॉप किया है ये मेरा ख्याल है डिटेल हमें कल हासिल होगा। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता या ड्रॉप किया तो वो तथ्य सबूत ही नहीं है, तो कैसे बना के लेके चलेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, जरूरत है। अब वहां पर बेईमानी ये है कि जो 6 साल तक किसी आदमी को डिटेन रखा है, जब वो कागज थे ही नहीं जो ड्रॉप करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने चालान पेश नहीं किया। यहाँ पे प्राइमा फेसी तो ये साबित होता है लोग 10-15 6 बरस तक। आप बताइए दुर्गेश जी, ये तो सब मिठाइयां बांटने वाले लोग हैं कि 6 बरस में मिल जाता है, अगर फिर भी वो नहीं किया क्योंकि फैक्ट ही नहीं थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि देश भर में ऐसे मामलों में कितने लोग जेलों के अंदर बंद हैं, किनके सामने किनके इनके चार्ज नहीं लगे हैं। तो सभी देश के जितने भी ऐसे मामले आतंकवादी प्रकरणों के, सभी के सुप्रीम कोर्ट को एक जगह मंगा करके उनको देखना चाहिए वो क्या हो रहा है, वो हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, कोर्ट का करने का काम है। एनआईए चालान पेश नहीं हुए आतंकवादियों के केस में, ऐसा नहीं है। वहाँ दूसरे दिन चालान पेश हो जाता है, दूसरे महीने इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ फैक्ट होते हैं, वहाँ गोलियों के सबूत होते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफ होते हैं, वहाँ पे सब होते हैं, सबूत होते हैं। जोशी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, जोशी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। लिखे दिया सीधे और साफ शब्दों में कहा कि जैसा कि आपने कहा कि कानून के न तो आंख होती है और न कान होते हैं, उस पर भी उनका विरोधाभास था। और यहाँ कहा था कानून के आंख भी होती है और कान भी होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, ये उन्होंने बात करी। तो क्या प्रोसिक्यूशन का जो पार्ट है वो बस ऐसे ही होता है क्या? उसके ऊपर तवज्जो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती? जैसा कि मनीष जी ने कहा कि उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून के न तो आंख होते हैं और न ही कान होते हैं, जैसा कि आपने कहा था। लेकिन उनका मानना है कि आंख भी होती है और कानून के कान भी होते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आंख, कान और ये तमाम चीजें उस कानून के होती तो आज आप और हम यहाँ डिबेट में बैठे हुए नहीं होते। बिल्कुल। फिर तो वो जब देख रहा तो वो करता। मैं आपको आज का ही उदाहरण बताता हूँ। आज एक अखबार में आया है कि 2 चोरों का चालान पेश किया गया। चालान पेश किया तो चोरों के जो 15-15 मुकदमे थे उनकी लिस्ट प्रोसिक्यूशन के वकील ने पेश की अपने पास से।
मतलब थाने वाले एसएचओ और डीवाईएसपी ने पेश नहीं की, वो सिर्फ उनका सिंपल चालान वो 379 या 457 380 का पेश कर दिया। अगर प्रोसिक्यूशन का वकील उनके 17 मुकदमे 15 मुकदमों की लिस्ट अगर वो नहीं लगाता तो उन चोरों की जमानत हो जाती। उसने ये कलेक्शन करके अपने पास से लगाई, तो न्यायालय ने ये निर्णय किया उसमें कि डीजी को लिखा है कि इन डीवाईएसपी और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जो है इसके अपराध को छुपाया है। अब आप बताइए कि मैंने कहा जो सही है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का आदमी अगर इतना सावचेत हो जाए तो साहब ये जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की सिफारिश की, किसी की गवाह सबूत की। ये आज एक और चीज मैंने कल देखी, मैं न्यायालय में भी जाता हूं आजकल, तो मैंने ये देखा है कि गवाह आए और अभियुक्त की तरफ से गुंडे बदमाश भी आए अदालत में, लेकिन गवाह के वकील ने न्यायालय को बताया कि साहब इसको बाहर गुंडे बदमाश खड़े हैं, इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। तब जाके उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया और एसएचओ को बुलाया और उन गवाहों को उनके घर भिजवाया और उनके लिए आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई। अगर इस तरह की चीजें सब चीजों में होने लग जाएं तो फिर गवाह न तो हॉस्टाइल होंगे। गवाह हॉस्टाइल कैसे होते हैं? हमारे देश में जाति और धर्म इस पे राजनीति होती है। अब इन सब चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि गवाह हॉस्टाइल कैसे होता है और गवाह ने बयान कैसे देता है। मैंने ये सब चीजें देखी हैं, इसलिए मैं इन सब चीजों पे जिन भी डिबेट हो रही है इस पे मैं ज्यादा अपना प्रकाश नहीं डालूंगा, नहीं तो कुछ न कुछ ऐसी चीज निकल जाएगी जो आप कहेंगे साहब ये नहीं कम ज्यादा हो गया। जनता के सामने चीजें जानी चाहिए। जोशी साहब बिल्कुल, जनता दूध का दूध और पानी का पानी देखना चाहती है और हमारे डिबेट के पीछे कारण भी यही है कि आखिर वाकई जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि कई तरीके की स्थितियां होती है और सारे जो केसेस हैं उनके ऊपर राजनीति का रंग चढ़ जाता है और सरकारें बदलती है, इम्पैक्ट उनका आने लगता है। ये एक बड़ा कानून अपना काम करेगा और एक दूध का दूध पानी का पानी होगा। कभी दूध और पानी अलग अलग होते ही नहीं है। ये दो जुमले जब तक इस देश में से नहीं निकलेंगे जब तक कोई काम बैठेगा ही नहीं। अब लोग कहने लग जाते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहां से होगा भाई? हमने तो कभी देखा नहीं। और कानून अपना काम करेगा, न तो कानून के पैर है, कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत बता रहे हैं जोशी साहब, क्या कहेंगे आप तो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अगर पूरी तरीके से काम करे, जैसा कि उन्होंने 2 केसेस का उदाहरण भी दिया, तो अगर केस तो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा ना साहब। वो वही चीजें हैं, तो वही इम्पैक्ट है। तो ये इसी इम्पैक्ट को बनाए रखने का बहुत जरूरत है। सरकार के अगर इम्पैक्ट में आकर अगर वो कर लेंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेगी, जैसा कि 2 उदाहरण अभी जोशी साहब ने दिए हैं। जुमलों की बात उन्होंने की कि कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी जैसी स्थितियां होती नहीं है। उन्होंने कभी अपने करियर में इस तरीके की चीजें होती हुई देखी नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बात यह है दुर्गेश जी, वो जो बात कर रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन की बात है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पुलिस होती है, और जो दूसरा प्रोसिक्यूशन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वकील होता है उनका, उसको अभियोजन पक्ष कहा जाता है। दोनों मिलकर अभियोजन पक्ष बनते हैं। इन्होंने दोनों ही बातें करी है। अगर उसने नहीं करी है तो उसने एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन आप ये तो समझिए कि दोनों मिलकर मजबूत काम करते हैं। अगर नीचे से पूरे फैक्ट आते हैं तो ऊपर वाले वकील को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और नीचे से फैक्ट में कोई कमी रह जाती है तो ऊपर वाला वकील जोड़ सकता है। तो देयर इज अ चांस। ये दोनों का 2 पार्ट है। दूसरी बात, इसी तरह से जो ये मुहावरा है दूध का दूध और पानी का पानी, आप दूध का दूध और पानी का पानी करना क्यों है? इसके पीछे जो हंस है वो उसके मुंह से जब वो दूध पीता है तो उसके मुंह से इस तरह का आता है कि वो पानी पानी छोड़ देता है, और उसमें से जो उसका कंसोलिडेटेड मैटर होता है वो लार में से ऐसा निकलता है, वो कंसोलिडेटेड वो खा जाता है और वो छोड़ देता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो जजेस बैठे हैं वो हमारे हंस के समान माने जाते हैं नीति में, कि वो केवल उस कंसोलिडेटेड पार्ट को लेते हैं, बाकी पानी थोता थोता निथार देते हैं और जो सब्सटेंस है 80% ग्रहण करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी ऐसे नहीं है, ये प्राचीन काल की कहावत है। और जो हंस की कहानी मैंने आपको बताई है उसके पीछे का जो साइकिल, वो भी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उसके मुंह में चोंच में इस तरह की लार होती है
कि वो सब्सटेंस को ले लेता है, पानी को छोड़ मानता है। भावनाओं को समझ रहे हैं आपकी मनीष जी, लेकिन एक जज साहब ने मोर के रोने की बात कह दी थी, एक वो भी एक चर्चा का विषय बन गया था, राजनीतिक डिबेट का विषय बन गया था। खैर सैनी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुल मिला के स्थितियां इस तरीके की, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम माने, जैसा कि योगेंद्र जोशी साहब ने बताया क्या स्थितियां होती है और जो उदाहरण दिए वाकई इस तरीके की स्थितियां होती है, तो इंपैक्ट जो है वो जांच एजेंसियों पर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर हो सकता है और ये बिल्कुल फैक्ट है। और यही मामला है, क्योंकि जिस तरीके से जिस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जांच जहां से प्रभावित हो सकती है, और जिस तरीके के उदाहरण सुशील जी ने भी दिए, तो कहीं न कहीं सरकार बदलने से हम इस बात को तो इनकार नहीं कर सकते कि सरकार बदलने से केसेस की जो मामले हैं उनमें भी जिस तरीके से जांच एजेंसी तथ्य पहुंचाती है उनमें तो प्रभाव आता ही आता है। सुशील जी हैं इस पे? जी सुशील जी बोलेंगे। सैनी साहब, आप इसे मैं मुखातिब हूं। देखिए मैं इसमें कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ जिस तरीके से जोशी साहब बता रहे हैं उस तरीके से मुझे यह भी याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ घोटाले हुए जी, उसमें जिस तरीके से जो जिन लोगों की गवाहियां होनी थी, गवाही देने से पहले ही उनका कैसे सिलसिला गड़बड़ा गया, कैसे उनकी मृत्यु हो गई। आशाराम वाला जो किस्सा है, बापू वाला, उसमें किस तरीके से गवाह देने वाले लोग कहां चले गए। अब ऐसी स्थिति के अंदर प्रोसिक्यूशन क्या करेगा और जज क्या कर लेगा? जब गवाही नहीं हो रही है तो उसके बाद में ऐसे मुलजिम तो छूट जाएंगे जी। लेकिन छूट जाने का मतलब ये नहीं है कि जो मुलजिम है वो कोई आरोपी मुलजिम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक प्रसिद्धि जन्य साक्ष्यों के क्या कहना चाहिए, एक लाभ मिल गया उनको, लेकिन ये लाभ न्याय तो नहीं है। ऐसी स्थिति में जांचना चाहिए और साथ साथ में सिस्टम पे जो आरोप लग रहा है कि इस तरह सरकार जो सत्ता में होती है उसका कुछ न कुछ लेन देन होता है, वो स्थापित होता है, पर वो स्थापित ना हो और एजेंसियां अपने काम ईमानदारी से करे, इस तरह की बात तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे। लेकिन ईमानदारी से करने वाली बात एक आदर्शवादी बात है। हकीकत में तो बिल्कुल निश्चित रूप से एजेंसियां प्रभावित होती हैं न्यायालय के अतिरिक्त, क्योंकि न्यायालय के पास में तो जो सबूत होगा, जो जाएगा, उसके अनुसार वो अपने फैसले देंगी। जी हाँ जी। तो मनीष जी, तो न्यायालय पे कोई आक्रमण नहीं, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो निश्चित रूप से इसके लिए मेरा ख्याल है कि जिम्मेवार है। तो मनीष जी, क्या अब तो आप मानेंगे कि एजेंसियों पर इंपैक्ट तो सरकारों का पड़ता है, उनके काम करने के तरीकों पर पड़ता है, प्रोसिक्यूशन पर भी पड़ता है, जैसा कि जोशी साहब ने जो उदाहरण दिए, अब तो उससे तो शायद आप मानेंगे कि सरकार का जो इंपैक्ट है वो कहीं न कहीं इन चीजों पर पड़ता जरूरी है, और उसकी वजह से जो फैसले हैं उन पर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो तथ्य पेश किए जाएंगे उसी को लेकर जो है वो माननीय अदालत जो है वो फैसला देगी। नहीं, संयोग से दुर्गेश जी तीनों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया है, बल्कि आगे बढ़ के किया है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फैक्ट नहीं लगाए तो उन्होंने 15 साल का रिकॉर्ड लगा दिया। एक दूसरी बात, आपने सुशील जी ने बताई थी बात कि जो गवाह है वो आके मुकर गए, हॉस्टाइल हो गए, तो भी जो भी तथ्य वहां थे उसके आधार पर सजा हो गई। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरी बात पुष्ट हो रही है संयोग से। अब आप ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, लेकिन अभी दोनों तीनों मैटर से तो यही हो रहा है, प्रोसिक्यूशन नहीं बदलता है, उसको अपना काम करना है। और दूसरी बात, जितने लोग बरी हुए हैं वो सब इस कारण से हो जाते हैं कि फैक्ट नहीं लगे हैं, ये भी गलत बात है। ऐसे तो कानून व्यवस्था पर हमारा भरोसा ही नहीं बचेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जो ऑप्टिमम स्थिति है वो ऐसी है कि जिसमें गवाह अगर मुकर जाए तो भी सजा होती है, और अगर प्रोसिक्यूशन पुलिस वाला कुछ फैक्ट नहीं लगाता है तो वकील लगा देता है अभियोजन वाला, और फिर भी सजा होती है। अल्टीमेटली इस तरह की बातों से ये जाहिर होता है कि प्रोसिक्यूशन को बिलीव करना चाहिए, और उसका कारण है क्योंकि उन्हीं लोगों में से वो लोग बने हुए हैं। उनमें कमियां देखने की बात अगर आप समझते हैं सुधार करने की बात है, तब तो ये विचार हो सकता है, लेकिन जब वो व्यवस्था रास्ते पर चल रही है उस समय ये कहकर संदेह पैदा करना उसका कोई तंत्र नहीं है। ये पक्की बात है, ये जो दोनों तीनों व्यक्ति जिनको जमानत मिली है 9 साल बाद, इनके लिए कोई पुरस्कार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर अब विचारणीय विषय है वो तो ये है कि 6 बरस तक भी अगर सरकार दूसरी थी तो भी इनको चालान पेश क्यों नहीं हुआ? जो अब मान लो चालान पेश नहीं हुआ तो तथ्य नहीं थे, चार्ज नहीं लगा, चालान तो पेश हो चुका है, चार्ज नहीं लगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, चार्ज नहीं लगा तो अब वो तो जुडिशरी का काम है। अब इसलिए
जुडिशरी ने उस पर चार्ज नहीं लगाया, चूंकि बहस पूरी नहीं हुई, इतनी तारीखें पड़ गई थी, इतने बार अवसर दिया गया था, उनकी मीमांसा अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि उसमें कुछ करने को था नहीं। इसलिए मैं आपको ये और कहना चाहता हूं, चलिए चार्ज तो चलिए सुशील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुशील जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग बनाई है, ये कानून बना दिया जमानत के लिए कि 8 साल की सजा का उसमें मैक्सिमम है और 8 साल उन्होंने काट दिए हैं जी। तो ऐसे बहुत से देश में मामले हैं, उनको भी उन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए जो निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं और जिनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगे हैं और कोई चार्जशीटें पेश नहीं हुई हैं, जिससे एक पूरा प्रदेश देश में एक मैसेज आएगा कि यह कानून का राज है। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को उसमें लाभ मिल जाए और कुछ लोगों को लाभ नहीं मिले। तो इसलिए निर्दोष और ये जो कानून की जो लॉ जो इन्होंने तैयार किया, अभी फैसला पूरा आएगा, उसमें देखेंगे कि क्या है सारा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें मानी है, क्या क्या नहीं मानी है। तो कुल मिलाकर के जो फैसला हुआ है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करते हुए यही कहेंगे कि सभी पीड़ित, ऐसे कोई पीड़ित है, सबको लाभ मिलना चाहिए। मनीष जी, आपसे एक अंतिम सवाल, क्या जैसा कि सुशील जी ने कहा कि इस तरीके जैसे भी केसेस हैं, क्योंकि कई जेलों के अंदर जो हैं वो कैदी हैं, उनके ऊपर कई तरीके के चार्ज हैं, कई निर्दोष भी हैं, और आपने ये कहा है कि चाहे 100 दोषियों को छोड़ दें, एक निर्दोष को बचा रहना चाहिए। तो क्या सरकार उसी पर काम कर रही है? क्या उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाएगा? नहीं, वो तो रूलिंग ही है, इसकी रूलिंग होती है, नजीर होती है। इनिशिएटिव सरकार ले सकती है ना, करते हैं साहब, ये इस ग्राउंड पे दिया है, तो ये तो कानून का काम है, वो तो कर ही देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई रूलिंग एस्टेब्लिश कर दी है तो उसको तो निश्चित तौर पर कल से ही फॉलो होना शुरू होगा, जैसे ही नकल उसकी मिलेगी। तो मैं समझता हूं ये कोई बात है नहीं। इनिशिएटिव ऐसे केसेस को लेकर क्या सरकार करेगी? कुछ इनिशिएटिव सरकार लेगी? नहीं, सरकार का इसमें करने को कुछ है नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो भी कोई न्यायिक फैसले होते हैं, दृष्टांत होते हैं, वो कानून द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोसीड किए जाते हैं। तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट को ही देखना होता है, इसमें सरकार का रोल नहीं होता है कि फैसला क्या हो और उसमें किस नजीर को चस्पा माना जाए उस पर और किसको चस्पा नहीं होने योग्य माना जाए। लेकिन जस्ट डिपेंड टू द सरकार अपने लेवल पर अगर चाहे तो जिन केसेस केसेस चल रहे हैं इस तरीके के, उनके अंदर जो भी चीजें, तथ्य जो ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए वो जल्द से जल्द मुहैया कराए। क्या इस तरीके की कोई बात सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि उन केसेस को जल्द से जल्द कोर्ट तक पहुंचे, उनके तथ्य, तो कोर्ट उस पर जल्द से जल्द फैसला करे? वो तो ये पीड़ित पक्ष जो है वो जाएंगे, जो फैसला आएगा उसको पढ़ के उसमें जो भी लॉ तैयार किया है, जो भी गाइडलाइंस दी है, जो भी उन्होंने तथ्यों को आधार माना है जमानत का, उसी आधार पे देश भर में जो जेलों में बंद लोग हैं, वो ऐसी घटनाओं में बंद हैं, वो निश्चित रूप से उनके जो परिजन है, उनके जो वकील हैं, इस चीजों का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। और ये तो कानूनी प्रक्रिया नजीर बनना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला जो है मिले। और हमारा इस डिबेट के पीछे मकसद यही है कि जो जांच एजेंसीज हैं, जो प्रोसिक्यूशन के तहत जो काम किया जाता है, वो थोड़ा सा और पुख्ता हो, ईमानदारी के साथ हो और इच्छा शक्ति उसमें बहुत जरूरी है। तभी इस तरीके के जो केसेस हैं उनको सही तरीके से सही राह पर ले जाया जा सकता है और ऑनरेबल कोर्ट जो है सही तथ्यों के आधार पर सही उसके ऊपर फैसला ले सकता है। तो हमारा सवाल जो था वो यही था कि क्या सरकार के बदलने के कारण, क्या प्रोसिक्यूशन, क्या जो जांच एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियों में काम करने वाले लोग हैं, क्या उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर है। तो इसमें सरकार की इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इन केसेस के ऊपर कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो पेश किए गए जो तथ्य हैं उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसलिए सरकार की भी ये महती जिम्मेदारी है और ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ सरकारों को भी काम करना चाहिए ताकि जो वाकई गुनहगार हैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।